करते हैं बहुत ही खतरनाक चैप्टर बिना किसी देरी के। ठीक है। हमारा जो थीम है अभी, पहला थीम ये है कि कुछ है जो है तुमको टर्मिनोलॉजी मिलेगा और कुछ आदमी मिलेगा, इसी के ऊपर थीम है। बहुत अच्छा। सारा आदमी मिलेगा इस चैप्टर में, बहुत सारा जो है टर्मिनोलॉजी मिलेगा। ठीक है, उसको ठीक है। समझते जाएंगे तेजी में। ये क्या है? ये फार्मूला है मैथ के जैसा। ठीक है, ठीक ये है। फार्मूला ही काम करेगा तुमको आंसर लिखने में आगे। ठीक है, ठीक है। इसको एकदम अवश्य याद होना चाहिए, बहुत ही वीवीआई पॉइंट सब लिखा हुआ है। जैसे ही चैप्टर खोलेंगे तो पहला नाम दिखाई पड़ेगा फेडरिक स्यूरियो। ये कौन था? तो भैया पेंटर था। कहाँ का था? फ्रेंच का था। ये पेंटिंग बनाया 4 वो। इस पेंटिंग का नाम दिया पैक्ट बिटवीन नेशन। ठीक है, ये क्या बनाया था? 4 पेंटिंग, मेकिंग 4 पेंटिंग एंड विजुअलाइजिंग ए ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। 4 वो पेंटिंग बना के सोच रहा है कि ऐसा भविष्य में होगा, इसका बात सच भी हो जाता है। ठीक है, इसके पेंटिंग बनाने से पहले तक यूरोप में नेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं था। नेशन क्या होता है मुझे आगे पता चलेगा। फिर एक है नेपोलियन, का नाम सुनाई पड़ेगा इसमें। नेपोलियन के बारे में कहाँ दिखाई पड़ेगा चैप्टर में? तो तुमको दिखाई पड़ेगा सबसे फेमस है सिविल कोड कौन लाया था? बोले नेपोलियन लाया था। कब लाया था? 1804 में, 1804 में। क्या 4 वो मतलब कोड लाया? क्या क्या लाया था? तो कॉमन करेंसी चलाने की बात बोला था, राइट टू प्रॉपर्टी लाया, सभी को जमीन का अधिकार मिलना चाहिए, जबकि इससे पहले यूरोप में नहीं था। इक्वालिटी बिफोर लॉ, बोला कि सभी को क्या करना चाहिए, सभी को एक समान मानना चाहिए लॉ के सामने। ठीक है ना, तो सबको लगा अच्छा है, लेकिन बाद में अपना कचहरी से दिखाई भी करेगा। फिर एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है सामंतवादी। सामंतवादी का मतलब होता है जमींदारी सिस्टम, कि पहले तो सबका जमीन नहीं ना था, तो क्या है एक बड़ा बड़ा जो आसपास का रूलर सब छोटा छोटा बहुत बहुत जमीन रखता था, लोगों को खटवाता था, तो इस सिस्टम खत्म किया। लेकिन कहीं भी देखो, कहीं भी इसमें राइट टू वोट है, फंसाएगा एग्जामिनर में। नेपोलियन कोड में क्या नहीं था? तो राइट टू वोट नहीं है नेपोलियन कोड में, वोट देने की बात नहीं कहा था, इतना भी अच्छा नहीं बन गया था। कॉमन करेंसी की बात कहा था, राइट टू प्रॉपर्टी की बात कहा था, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब सभी कोई समान है, एबोलिश फ्यूडल सिस्टम मतलब जो जमींदारी सिस्टम है उसको खत्म करने की बात बोला था। इसी का नाम है सिविल कोड। 4 वो लॉ लाया। उसके बाद जो है इसका कहानी चैप्टर में कहाँ तक इसका अंत हो जाता है, ये बैटल ऑफ वाटरलू पे 1815 में होता है बैटल ऑफ वाटरलू। इसी युद्ध में क्या होता है कि नेपोलियन जो है इससे प्रशा से, रसिया से, ऑस्ट्रिया से और ब्रिटेन से, इन चारों मिलकर और नेपोलियन को क्या करता है? हरा देता है। नेपोलियन को क्या करता है? हरा देता है। इसी बैटल ऑफ वाटरलू में इसका मृत्यु भी हो जाता है। तो ये बैटल ऑफ वाटरलू किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था? नेपोलियन और प्रैप। शॉर्टकट नाम है प्रैप, ट्रिक से, PRAB, प्रैप। P मतलब प्रशा, R मतलब रशिया, A मतलब ऑस्ट्रिया, B मतलब ब्रिटेन। ठीक है, इसके भी नेपोलियन खत्म। अब उसके बाद तुम्हारा अगला जो है आदमी, मेन कॉन्सेप्ट है किसके ऊपर है? मेन कॉन्सेप्ट जो है अगला, लिबरलिज्म नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म। इसका मतलब लिबरल मतलब क्या होता है? फ्री, एकदम फ्री, आज़ादी दो। नेशनलिज्म मतलब क्या होता है? अपने देश के प्रति प्रेम। तो एक कॉन्सेप्ट आया, क्या नाम है उसका? लिबरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। क्या है लिबरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट? विचार आया समाज में। क्या ये यूरोप में शुरू से था? नहीं, यूरोप में मिड 18 के समय आसपास में आया था। ये किसके द्वारा लाया गया था? बाई मिडिल क्लास के द्वारा। ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा लाया गया? यूरोप में 3 सोसाइटी था, एक था एरिस्टोक्रेसी, एक था पुअर लोग। तो एरिस्टोक्रेसी या पुअर लोग आपस में लड़ रहा था। लेकिन इसी जब इंडस्ट्रियल मूवमेंट हुआ तो वहीं से एक नया क्लास निकला यूरोप में जिसका नाम है मिडिल क्लास। तो ये मिडिल क्लास एक नया कॉन्सेप्ट दिया। मिडिल क्लास क्या दिया? नया कॉन्सेप्ट दिया, उसका नाम है लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म ये 2 तरीके का नेशनल लिबरलाइजेशन का बात कर रहा था। लिबरलाइजेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना? कोई भी चीज़ फ्री हो, आज़ादी हो, ज़्यादा बैरियर नहीं हो उस चीज़ के ऊपर। बोलना है तो बोलो, खेलना है तो खेलो। तो एक 2 तरीके का लिबरलिज्म लाया। एक लाया कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म और एक है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ठीक है ना? पॉलिटिकल लिबरलिज्म में क्या कहा कि वोटिंग राइट का अधिकार दिया। नेपोलियन वोटिंग राइट का अधिकार नहीं दिया। यूरोप में जब मिडिल क्लास का उदय हुआ तो वो लाया लिबरल नेशनलिज्म। उसी में 2 तरीके का नेशनलिज्म लिबरलिज्म लाया गया, एक लाएगा पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिक। तो एक पॉलिटिकल लिबरलिज्म जो लाया उसमें वोटिंग राइट का अधिकार दिया, कहाँ? यूरोप के पीपुल को। लेकिन इसके में खामी था। क्या खामी था? वोटिंग राइट का अधिकार सभी को नहीं दिया था, महिला को नहीं दिया था, वोमेन को नहीं दिया था। तो क्या मैन को सभी को दिया था? मैन को भी सभी को नहीं दिया था, जिसके पास प्रॉपर्टी जो रिच है उसी को दिया था।
उसके बाद ये है, एक और चीज़ ये काम करता है लिबरल नेशनलिज्म में कि कंस्ट्रक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है। मतलब ऐसा गवर्नमेंट है सरकार कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, जो कानून के हिसाब से चले। ये नहीं कि अपने मन से जो आज रात है, दिन है, परसों है, संडे है, तरसों, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात चले। तो एक और लिबरलिज्म बात है, दो तरीके का। एक कौन सा लिबरलिज्म है? इकोनॉमिक लिबरलिज्म। इकोनॉमिक लिबरलिज्म में क्या काम करता है कि जो यूरोप में ना, यूरोप में पहले क्या होता था कि यूरोप में बहुत छोटा छोटा देश था, उसमें क्या है, व्यापार करना है। तो पहले तो बहुत छोटा छोटा था, अभी भी छोटा ही छोटा देश है उसमें भी। तो उसमें क्या, एक आदमी दूसरे जगह से जा रहा था, एक ही शहर, एक ही देश में, एक ही शहर में कई जगह उसको टैक्स देना पड़ रहा है। भाई इतना टैक्स बढ़ेगा तो कमाएगा क्या? दूसरी बात है 30 वो करेंसी है वहाँ पे चलता था। जर्मनी के जैसे इसमें एग्जांपल दिया था, 30 करेंसी चलता था। तो 30 करेंसी चलता है, तो 30 करेंसी चलता है, मतलब कि उसको अब दूसरे जगह गया, ए से गया बी, तब बी बोला कि हम अपना ही करेंसी में व्यापार करते थे। ए को पहले बी के पास एक्सचेंज कराना पड़ता था करेंसी। फिर से बी से गया सी, तो सी बोला कि हम अपना करेंसी में ही व्यापार करने देंगे। तो भाई 25 जगह करेंसी बदलेगा, 25 जगह टैक्स देगा। तो ये सब क्या है, बैरियर है कि नहीं ट्रेड पे? बैरियर है। तो इसी चीज को जो फ्री करने के लिए क्या लाया? लिबरल नेशनलिज्म। इसी के लिए बनाया जॉल्वेरियन। क्या बनाया? जॉल्वेरियन बनाया। ये 1834 में बनाई। 1834 में किसके द्वारा? क्या है? द कस्टम यूनियन ऑफ जर्मनी। कस्टम यूनियन ऑफ जर्मनी। कस्टम यूनियन ऑफ जर्मनी। जर्मनी में ये कस्टम यूनियन है। कस्टम मतलब होता है व्यापार का संघ, ठीक है ना, व्यापार करने वाले लोगों का एक यूनियन है। किसके इनिशिएटिव पे बना था? प्रसा के इनिशिएटिव पे बना। प्रसा ही इसको लीड कर रहा था इसको बनाने में। तो देखो यहाँ पे लिबरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट समझ गए कि जो है लिबरल नेशनलिज्म जो है मिडिल क्लास के द्वारा आया था। ये दो तरीके का लिबरलिज्म की बात की, एक पॉलिटिकल लिबरलिज्म, एक इकोनॉमिक लिबरलिज्म। पॉलिटिकल लिबरलिज्म में क्या बात कहा था? वोटिंग राइट की बात कहा और कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। इकोनॉमिक रिवोल्यूशन में क्या बात कहा कि जॉल्वेरियन का निर्माण किया। जॉल्वेरियन क्या चीज था? कस्टम यूनियन था। कहाँ का? जर्मनी का। किसके इनिशिएटिव पे बना था? तब प्रसा के इनिशिएटिव पे। कब बना था? 1834 में। ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या है? तो कंजर्वेटिज्म वही है जो नेपोलियन के पहले जो मोनार्की लोग को चाहता था। नेपोलियन कहने से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जो मोनार्की लोग का था, तो वो सब वाला सिस्टम था। लेकिन नेपोलियन आके बहुत सारा चीज बदल दिया। वो क्या बात कहा था कि सबको अपना प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, सबको समान समझा जाएगा। राजा तो राजा से क्या मतलब है, सबको समान समझा जाएगा। ये सब बात कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। तो जो कंजर्वेटिज्म है, कंजर्वेटिज्म में कौन आता है? प्रैब। 4 देश, प्रसा, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। वही जो नेपोलियन को हराया था। तो ये कब आते हैं फिर से वापस में चैप्टर में? वापस 1815 के बाद। ए न्यू कंजर्वेटिव इनिशिएटिव ऐसे टॉपिक बना हुआ है। 1815 के बाद ये आएंगे। 1815 के बाद आएंगे। तो इसका काम क्या था? अंडू चेंजेस ऑफ नेपोलियन। इस लाइन का मतलब वो अंडू चेंजेस ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन जो काम करके गया एकदम उसके विपरीत ही सब काम करेगा। नेपोलियन से पहले कौन था? कंजर्वेटिव्स का रूल था। लेकिन नेपोलियन आया था, कंजर्वेटिव का रूल खत्म हो गया। फिर नेपोलियन खत्म हो गया था, फिर से ये आएगा कि अपना चाल दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। तो यही 4 वो काम किया। फिर ये बहुत सारा काम किया। बोले एरिस्टोक्रेसी फिर से आएगा। अच्छा। बोले था ना कि रिच लोग का ये है, सोसाइटी है। मोनार्की फिर से आएगा। पावर ऑफ चर्च फिर से आएगा। सेंसरशिप फिर से लगेगा। सेंसरशिप मतलब कि बताए थे ना प्रिंट मीडिया में कि राजा के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो बंद कर दिया जाता है। वही सेंसरशिप फिर से आएगा। यही हो गया कंजर्वेटिज्म का एक रोल और भी मिलेगा कि जब नेपोलियन को ये लोग 4 देश मिलकर हरा दिया था, इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। ये 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना किया। कौन? प्रैब देश आपस में कर लिया। PRAB। ये ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वहाँ वियना। वहाँ पे बैठ के 1815 में आपस में 4 देश क्या कर लिया? ट्रीटी यानी कि संधि यानी मीटिंग किया। आपस में मिलकर बात किया कि अब से यूरोप में क्या है, फ्रांस में क्या है, बर्बन डायनेस्टी को फिर लाया गया। बर्बन डायनेस्टी क्या है? राजा वाला चीज सिस्टम है। इसमें राजा रहता था बर्बन में। लेकिन बर्बन में राजा रहता था, लेकिन नेपोलियन तो खत्म कर दिया था ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद भी सब खत्म हो गया था। लेकिन फिर से रीस्टोर कर दिया गया। कब? 1815 में। किसके थ्रू? ट्रीटी ऑफ वियना के द्वारा। फिर उसके बाद क्या किया? फ्रांस का जो बाउंड्री है, फ्रांस का बाउंड्री के आसपास अलग अलग देश को इतना लगा दिया कि इसका बाउंड्री अपना एक्सपेंशन कर ही नहीं पाए। यही ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना में और एक बात लिखा था, 2-3 बार, RPWBAI। इसका मतलब क्या है कि रसिया को दे दिया क्या?
पोलैंड वाला पार्ट, पोलैंड अच्छा। का पार्ट। PWV मतलब क्या है कि जो प्रसा को मिल गया वेस्टर्न बाउंड्रीज, जो होता है ना वेस्टर्न बाउंड्रीज, वो मिल गया। किसका वेस्टर्न बाउंड्रीज मिल गया? वेस्टर्न बाउंड्री टेरिटरीज है कहीं का, उधर का है, उतना शॉर्टकट में याद करो ना, अब डिटेल में भी आएंगे। एआई का मतलब क्या हो गया? एआई का मतलब कि ऑस्ट्रिया को मिल गया इटली, नॉर्थ इटली का पार्ट। अच्छा। देखो 4 आदमी है तो सब अपना अपना हिस्सा खोजेगा कि नहीं खोजेगा? खोजेगा। ये जो प्रसा है तो प्रसा को क्या मिल गया था? वेस्टर्न बाउंड्री। वेस्टर्न बाउंड। रशिया को क्या मिल गया? पोलैंड। पोलैंड। ऑस्ट्रिया को क्या मिल गया? नॉर्थ नॉर्थ इटली। इटली। ब्रिटेन उतना कुछ पता नहीं, उतना नहीं लिखे हम, उतना कुछ खास नहीं ब्रिटेन का, फायदा उसको ज़्यादा नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था रशिया और ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया को। तो ट्रीटी ऑफ वियना देखिए कैसे 3 शब्द में ही सारा निपटाती है, हैं? यही ऐसे ही एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट। तो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था कब? 1815 में, प्रायप देशों के द्वारा। इसमें क्या हुआ? बर्बन डायनेस्टी को फिर से स्टैब्लिश किया 1815 में, रिस्टोर किया, फ्रांस को बाउंड्री को घेर दिया गया ताकि फर्दर कैन नॉट एक्सपेंड देयर टेरिटरीज। फिर से आरपी PWV EI, रशिया को मिल गया पोलैंड, प्रसा को मिल गया वेस्टर्न बाउंड्रीज, ऑस्ट्रिया को मिल गया इटली। तो ऐसे याद करो, आरपी PWV EI सब लिखोगे तब ना याद होगा। तो ये हो गया कंजर्वेटिव। इसका कंजर्वेटिव का नाम कहीं सुनने का चैप्टर में नहीं मिलेगा। ये PRAP 1815 के बाद आया था। ये क्या कहता है? अंडू द चेंजेस ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन के सारे चेंजेस को बदलाव करना चाहता था। फिर यही किया था ट्रीटी ऑफ वियना भी 1815 में, ठीक है। फिर एक नाम सुनने को मिलेगा, एक आदमी का नाम है बड़ी फेमस, ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक कौन है? ड्यूक मेटरनिक। ये जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, कौन था ये? ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रेलिया नहीं मार के आ जाना, ऑस्ट्रिया है। अच्छा, ठीक है ना। एक बार आया था बोर्ड में क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ था ऊपर में, इसी का नाम बता दिए। ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया है, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया का चांसलर था कौन? ड्यूक मेटरनिक। यही होस्ट किया था ट्रीटी ऑफ वियना। ये जो 4 आदमी से कोई लीड अध्यक्ष बनेगा ना कोई भी संधि कराने के लिए, तो यही जो होस्ट किया था कौन? ट्रीटी ऑफ वियना। इसी की अध्यक्षता में हुआ था। वेन द फ्रांस, इसका एक बहुत फेमस लाइन है, इसका एक बहुत ही फेमस लाइन है, वेन द फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस छींकता है तो सबको ठंड लगता है। लेकिन ये वो बच्चा था, मेरा वो बच्चा होता है, वो बहुत बिजोर बात बोला। क्या बताते थे? वो बोला था, सुनो क्या बोला था, वेन द फ्रांस स्नीजेस। पहले समझो, जो फ्रांस में कुछ होता है, इस लाइन का मतलब ये है कि फ्रांस में अगर कुछ भी होता है तो पूरा खलबली यूरोप में मचता है। तो और भी चीज पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चा बोला, वेन द फ्रांस स्नीजेस आवर सिलेबस इंक्रीजेस। वेन द फ्रांस स्नीजेस आवर सिलेबस इंक्रीजेस। और उसके आगे सुनो, बट वेन द चाइना स्नीजेस आवर सिलेबस डिक्रीजेस। चाइना में कोरोना आता तो एग्जाम में बंद हो जाता है। कितना अच्छा बनाया है पर मजा आ गया सुन के। जब वेन द फ्रांस स्नीजेस आवर सिलेबस इंक्रीजेस, वेन द चाइना डिक्रीजेस, अब फिर चाइना स्नीजेस आवर सिलेबस डिक्रीजेस। लिख के आ जाना कुछ। समझे? बहुत क्रिएटिव आदमी था। उसका देखो, वेन द फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। ये बात कौन बोला था? ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो कि ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट किया था। होस्ट मतलब कि नहीं होता होस्ट, आइए ये। आप उसके सुनिए यहाँ पे, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जब फ्रांस में कोई चीज़ भी गड़बड़ी होगा तो पूरा यूरोप में उसका खलबली देखने को मिलेगा। इस जैसे कि फ्रांस में अभी बताएंगे इस लाइन का मतलब आगे में, ठीक है। अब एक शब्द मिले, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ऐसे कुछ करके नाम है, कॉन्स्टेंटिनोपल की नेपाल, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है ना। ये 1832 में हुआ था। ग्रीक रिवॉल्यूशन, ग्रीक अपना आज़ादी चाहता था ग्रीक। वो 1821 में ऑटोमन एम्पायर के अंदर था। पहले ग्रीक, ऑटोमन एम्पायर है, मतलब कि बहुत बड़ा साम्राज्य है, उसी के अंदर था ग्रीक। तो ऑटोमन एम्पायर पूरा मुस्लिम देश है ये सब, ठीक है ना। उसके अंदर ही फंसा हुआ था ग्रीक। ग्रीक मुस्लिम देश नहीं है, ठीक है ना। सर्च मार के होगे गूगल पे, ग्रीक में कौन सा धर्म रहता है, तो ग्रीक मुस्लिम देश नहीं है। तो ग्रीक चाहता था अपना आज़ादी लेना, तो 1821 में स्टार्ट किया अपना लड़ाई। और ग्रीक क्या किया, ऑटोमन एम्पायर के कब्जे से निकल के अपना आज़ाद हो गया। इसको बहुत सारे लोग सपोर्ट भी किया। और 1832 में जब किया एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, इसके थ्रू इसको आज़ादी मिल गया। तो यहाँ पहला सवाल कि ग्रीक
कहाँ पे फंसा हुआ था, ऑटोमन एम्पायर के अंदर। वहां से अपने रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट किया, 1821 में। 21 में। कैसे उसको आज़ादी मिला था, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से की सहायता से फाइनली उसको नेशन के रूप में उसको रिकॉग्नाइज किया गया कि हाँ तुम भी अब से क्या हो, एक नेशन हो। 1832 में हुआ था। हुआ था। बस यहाँ पे यही याद रखे, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल किससे संबंधित है, ग्रीक रिवॉल्यूशन से। ठीक है। अब उसकी बात है गुस्पी मेजनी। गुस्पी मेजनी पीछे था ड्यूक मेटरनिक का नाम पड़ा था, क्या है गुस्पी मेजनी। मेजनी कौन है, तो इटली का रिवोल्यूशनरी आदमी था, बहुत ही क्रांतिकारी आदमी था, जो कि जियोना में बॉर्न हुआ था। ईच और बॉर्न कहाँ हुआ, बस याद रखो, इटली का क्या चीज था, रिवोल्यूशनरी आदमी था, इटालियन रिवोल्यूशनरी। इसका काम क्या था, तो ये है ना, दो सोसाइटी को फॉर्म किया था सीक्रेट रूप में। मतलब कि सरकार मान लो कि जैसे कि नेपोलियन चला गया, उसका किसका रूल आ गया था, कंजर्वेटिज्म का यूरोप में दबदबा चल रहा था। अब कंजर्वेटिज्म का यूरोप में दबदबा चल रहा था, तब अब बताओ, अब तो ये लोग क्या किया, जो रिवोल्यूशनरी आदमी लोग थे, वो लोग दिन दहाड़े आकर थोड़ी ना लड़ लेगा इससे। ये सब छुप छुप के क्या किया, छोटा छोटा सोसाइटी बनाने लगा। इस सोसाइटी के माध्यम से लोगों को क्या करता था, संगठित करता था, कि चुपके चुपके मीटिंग किया जाता था कि कैसे हराना है। ठीक है। उसी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है गुइसेपी मेजेनी। ये इटालियन रिवॉल्यूशनरी था। और उसके बाद इसका काम क्या चीज किया, फॉर्मेट टू सीक्रेट सोसाइटी, दो सीक्रेट सोसाइटी को फॉर्म किया। एक का नाम है यंग इटली, एक का नाम है यंग यूरोप। जो यंग इटली था उसको फॉर्मेशन कहाँ पे किया, मार्सिली में, इन मार्सिली। और जो यंग यूरोप था उसको कहाँ बनाया था, इन बर्न में। तो यहाँ पे देखो, तो गिुसेप्पे मेजेनी कहाँ का था, इटली का था। क्या किया था, दो सीक्रेट सोसाइटी बनाया था। कौन कौन बनाया था, यंग इटली, यंग यूरोप। कहाँ पे, एक मार्सली में, एक बर्नी में। बर्नी इस इटली, मार्सली, यूरोप, बर्नी, ई मार्सली, आई। ठीक है। अब है लुइस फिलिप्स। लुइस फिलिप कौन है, तभी हम पढ़े थे ड्यूक मेटरनिक, फिर पढ़े गुइसेप्पे मेजेनी, अब एक पढ़ रखी इसका नाम लुइस फिलिप। लुइस फिलिप कौन था, तो देखो, एक होगा जुलाई रिवॉल्यूशन, फ्रांस में होगा जुलाई रिवॉल्यूशन, 1830 में होगा जुलाई रिवॉल्यूशन। उसी के बाद इसका नाम इस चैप्टर में देखने को मिलता है। कब होता है, 1830 के बाद होता है जुलाई रिवॉल्यूशन, उसी के फ्रांस में। उसी के बाद इस चैप्टर में इसका नाम देखने को मिलता है, लुइस फिलिप्स का। लुइस फिलिप्स का क्या है, तो लिबरल नेशनलिज्म या रिवॉल्यूशनरी स्टैब्लिश ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लीड बाय द लुइस फिलिप। देखो क्या है, हम बोले थे कि जो एक जो है, तो देखो यहाँ पे ये हो गया, तो लिबरल नेशनलिज्म पढ़ाए थे। हाँ। कौन था लिबरल नेशनलिज्म, जो बात करता था पॉलिटिकल लिबरलिज्म का, मिडिल क्लास था, और इकोनॉमिक लिबरलिज्म का। वही लोग शांति में से कोई लोग उग्रवादी निकल गया, तो उसी का नाम बोलते हैं रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी मतलब एकदम मार पार मचाने वाला आदमी। तो वही जो मिडिल क्लास में से जो थोड़ा क्रांतिकारी आदमी टाइप का था, वह जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ था 1830 में। उसमें ये लोग क्या किया ना, कि फ्रांस में, उसमें ये लोग क्या किया, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश कर दिया। क्या स्टैब्लिश कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। गेट बंद कर दिया। चलिए फिर से आता है लुइस फिलिप्स के ऊपर। लुइस फिलिप्स कौन था, तो देखो हम इसका नाम कहाँ पढ़ा था चैप्टर में, इसका नाम क्या है, इंपॉर्टेंस देखो। जैसे ही जो एक था, पहले था कंजर्वेटिव का रूल, फिर आया नेपोलियन, फिर आया कंजर्वेटिव, फिर आया लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म क्या बोला, कंजर्वेटिव क्या बोलता था, मोनार्की रहेगा। नेपोलियन क्या बोलता था, मोनार्की नहीं रहेगा। ये दोनों का मिला जुला चीज ही जो देखोगे वो लिबरलिज्म में दिखाई पड़ेगा। देखो क्या है, इस सेटअप क्या है, जो लिबरल नेशनलिज्म था या रिवोल्यूशनरी, वो इस्टेब्लिश किया क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की शब्द याद रखिए, इसका मतलब क्या होता है, मोनार्की भी रहे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मतलब राजा ही शासन किए रहे, लेकिन राजा के लिए एक बुक बना दिया रूल, कि ई रूल के अनुसार आप शासन कीजिए। मोनार्की सिर्फ क्या होता है, कोई रूल नहीं, हम जो कह दिए वही है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब क्या, राजा ही शासन करेगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो जुलाई रिवॉल्यूशन जैसे हुआ था फ्रांस में 1813 में, तो उसके बाद है ना, जो
लिबरल नेशनलिज्म है, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप किया और किसको हेड बना दिया? लुइस फिलिप्स को। किसको हेड बना दिया? लुइस फिलिप्स को। कब? 1830 में। 1830 में ये हाँ, बन बन जाता जाता है। है 1830 में। लेकिन जब वो देखेंगे तो 1813 के बाद ऐसा पीरियड आएगा यूरोप में जहाँ पे भूखमरी बहुत बढ़ेगा, गरीबी, पॉपुलेशन, बेरोजगारी सब बहुत बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद ये अच्छा से संभाल नहीं पाएगा तो सब लोग इसको कहेगा, फोर्स करेगा। फोर्सेड टू फ्ली। फ्ली मतलब होता है छोड़िए, अपना पद त्यागिए, इंग्लिश शब्द है। फोर्सेड टू फ्ली इन 1848। 1848 में क्या कहेगा इसको? आप Force जाइए, आपसे करेगा। नहीं हो पाएगा कुछ, हमको कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी नहीं चाहिए, अब हमको सिर्फ क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है। अच्छा। फिर से लुइस फिलिप्स का बात आते हैं कि जुलाई रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में जब जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद क्या किया? जो लिबरल नेशनलिज्म लोग थे वो लोग क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेट किए और उसका हेड किसको बना दिया? लुइस फिलिप्स को। कब? 1830 में। लेकिन 1830 के बाद स्थिति गड़बड़ होने लगेगा, दिखाएंगे, हंगर स्ट्राइक वगैरह ये सब होने लगेगा। तो 1848 में क्या करेगा इसको? फोर्सेड टू फ्ली। लॉर्ड बायरन। बायरन, लॉर्ड बायरन कौन है? एक इंग्लिश पोएट है, इसका कहानी भी बड़ा गजब है, एक इंग्लिश पोएट है। लॉर्ड बायरन कौन है? इंग्लिश पोएट है। लॉर्ड बायरन कौन है? इंग्लिश पोएट है। गुसेपी मैचिनी था, इटली का था। हाँ। लुइस फिलिप क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड बना था। और ड्यूक मेटरनिक बोला था, वही खांसने वाला बात, ट्रीटी वाला बात। अब आ गया लॉर्ड बायरन। ये इंग्लिश पोएट था। क्या था? इंग्लिश पोएट था। हम बताए थे कि जैसे अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि ग्रीक रिवॉल्यूशन हुआ था कब? 1821 में स्टार्ट हुआ था। हाँ। इसमें इस लॉर्ड बायरन का बहुत योगदान है। अच्छा। लेकिन तुम पूछो कि ग्रीक में रिवॉल्यूशन हो रहा है और लॉर्ड बायरन क्या है? इंग्लिश पोएट है। इंग्लिश पोएट मतलब ब्रिटेन का है। तो ये ग्रीक रिवॉल्यूशन में अपना क्यों सिंपैथी दिखा रहा है इतना? हाँ। तो ये दिखाया था सिंपैथी। ये इंग्लिश ब्रिटेन का आदमी होने के बावजूद भी कहाँ दूर देश का है, इसका योगदान बहुत ही ज़्यादा है। जैसे अपने इंडियन आज़ादी में एक नाम पढ़ोगी तुम, किसका एक नाम पढ़ोगी जो कांग्रेस की पहली महिला बनी थी, उसका नाम क्या है? अरे यार इसका नाम क्या है? पढ़ेंगे ना कि एनी बेसेंट कहा की थी, आयरिश महिला थी, लेकिन उसका हमारे देश में बहुत योगदान है हम सबको आज़ादी दिलाने में। उसी तरीके से जो लॉर्ड बायरन है वो इंग्लिश पोएट है, इंग्लैंड का है, लेकिन इसका योगदान कहाँ रहेगा? ग्रीक इंडिपेंडेंस में। और 1824 में वही रिवॉल्यूशन में मर भी गया था, ठीक है। तो इसके हाँ, तो इसके बारे में क्या क्या याद रखना है कि यही कि इंग्लिश पोएट था। फिर याद रखना है डिस्पाइट बीइंग इंग्लिश मतलब इंग्लिश होने के बावजूद फाइट फॉर ग्रीक इंडिपेंडेंस, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद एक है जोहान गॉटफ्राइड। जोहान गॉटफ्राइड कौन थे? जोहान गॉटफ्राइड थे, एक शब्द मिलेगा रोमांटिक नेशनलिज्म, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। रोमांटिक नेशनलिज्म से कौन जुड़ा हुआ है? जोहान गॉटफ्राइड। फिर एक नाम मिलेगा विलियम वॉल्फ। ये सेल्सिया रिवॉल्ट हुआ था, सेल्सिया रिवॉल्ट हुआ था 1845 में। उसमें उसको डिस्क्राइब यही किया हुआ है, उसी के थ्रू हम लोग को जानकारी मिलता है कि सेल्सिया रिवॉल्ट हुआ था 1845 में। सेल्सिया रिवॉल्ट क्या होता है आगे बताएंगे। 1845 में हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर के साथ हुआ था। हाँ। तो अब यहाँ पे देखो ये सब हो गया। अब एक है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, इसके बारे में जाने। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या चीज़ था? तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट है, नाम से ही लग रहा है, असेंबली है। कहाँ का? असेंबली को ही बोलते हैं पार्लियामेंट, को ही बोलते हैं संसद। कहाँ का था? जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का था। उसके बाद किसके द्वारा बनाया गया था? तो मिडिल क्लास के द्वारा। जर्मनी का जो मिडिल क्लास लोग है, बिजनेस, आर्टिसन, पीजेंट, वर्कर, दिस दैट, तो वो लोग द्वारा बनाया था इसको। ये पहला डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पार्लियामेंट था, मतलब इसके पहले राजा लोग का शासन था वहाँ पे, अभी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पार्लियामेंट है। अगर संसद था भी तो वहाँ पे कौन आता था? राजा का आदमी सब आता था वहाँ पे बैठता था। लेकिन डेमोक्रेटिक इलेक्टेड का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा चुनकर वहाँ पे आया रिप्रेजेंटेटिव। दूसरी बात ये याद रखना है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ पे बनाते हैं? एक सेंट पॉल चर्च नाम का है जर्मनी में, वहीं पे बनाते हैं पार्लियामेंट। उसके बाद डेट याद रखें कि पार्लियामेंट के लिए इलेक्टेड कब हुआ लोग वहाँ पे? 1 मई 1848 को। पहला मीटिंग कब हुआ था? 18 मई 1848 को। पार्लियामेंट को ड्राफ्टेड कब, कॉन्स्टिट्यूशन बना कब लिया वो लोग अपना? 31 मई 1849 को, ठीक हो। लेकिन जब ये सब चीज़ हो गया तो इसका फायदा क्या हुआ? जर्मनी को मिला? तो बोलोगे नहीं, जर्मनी को नहीं मिला। इसका रिजल्ट क्या हो गया? फेलियर हो गया। जो केसर विलियम था
चांसलर था कहाँ का, जर्मनी का कि जर्मनी का प्रसा का था। प्रसा ही पहले, जर्मनी तो ऐसा कोई देश नहीं था, तो प्रसा के चांसलर को जर्मनी का भी मान लिया जाता था। अच्छा। तो हटाओ, प्रसा था कि जर्मनी छोड़ो, जो केसर विलियम है वो रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, accept मानना नहीं चाहा। रिफ्यूज द एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपोज असेंबली। क्राउन नहीं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बोलोगे, ठीक है ना। ठीक है। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपोज असेंबली, कहना हम ये सब मानते उनते नहीं, हम राजा अपना पावर खो देंगे, चुतिया समझे हो क्या। तो ये हुआ। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में क्या क्या, एक बार ये फिर से हम दोहरा दे रहे हैं कि सबसे पहली बात है, इट वाज एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, सारे जर्मनी के लोगों के द्वारा मिलकर बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया भाई, मिडिल क्लास। ऑल जर्मन नेशनल असेंबली किसके द्वारा बनाया गया, मिडिल क्लास के द्वारा इट वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पार्लियामेंट ऑफ ये जर्मनी। पहला डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पार्लियामेंट है कहाँ का, जर्मनी का, जो कि फ्रैंकफर्ट में था। अगर तुमको इतना सारा डेट याद नहीं भी हो रहा तो मोटा मोटी याद रखो कब की बात हो रहा है, 1848 की बात हो रहा है। इसी समय इसका ये पार्लियामेंट को इलेक्टेड हुआ, मीटिंग हुआ, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अपना तैयार कर लिया 31 मई 1849 को। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, 1849। पहला मीटिंग इलेक्टेड कब हुआ आदमी, 1848। लेकिन इसका रिस्पॉन्स क्या हुआ कि वो रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने को कॉन्स्टिट्यूशन को, और अपोज किया असेंबली को। समझ में आया। ये हो गया। अब तो ये तो हम लोग क्या पढ़े, यहाँ तक थीम, यहाँ तक 2 थीम पढ़े हम लोग कि जो बैंकर जो नाम था, टर्मिनोलॉजी था, वो सारा खत्म हो गया, बैंकर आदमी भी खत्म हो गया। क्या क्या पढ़ लिए, ये पढ़े हम लोग, फ्रेडरिक शुरियो के बारे में पढ़े, नेपोलियन के बारे में पढ़े, लिबरल नेशनलिज्म के बारे में पढ़े, कंजर्वेटिज्म के बारे में पढ़े, ट्रीटी ऑफ वियना पढ़े, फिर उसके ड्यूक मैटर्नी के बारे में पढ़े, कौन था, गियुसेप्पे मैज़ीनी पढ़े, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल पढ़े, फिर से लुइस फिलिप्स पढ़े, फिर से लॉर्ड बायरन पढ़े, फिर से जॉन गॉट फायर्ड पढ़े, रोमांटिक नेशनलिज्म से जो संबंधित है, फिर से विलियम वॉल पढ़े जो सेल्सियर रिवॉल्ट को एक्सप्लेन किया था, फिर से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पढ़े जो जर्मनी का था 1848 वाला, 1849 में फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हमारा नया थीम है। नया थीम ये है कि जो 3 देश है वो 3 देश का यूनिफिकेशन दिखाया गया है। यूनिफिकेशन मतलब क्या, पहले बटा था, हाँ पहले के नेशन के रूप में ये लोग एस्टैब्लिश नहीं था, ये लोग अलग अलग बटा हुआ था, लेकिन इस सब को एक जगह करने के लिए कोई ना कोई इसमें रूलर आएगा, रूलर आएगा और प्लस उसका सेनापति भी आएगा, वही मिल के आपस में अपने देश को यूनाइट करेगा, उसी को बोलते हैं यूनिफिकेशन। तो इटली का हुआ था यूनिफिकेशन, फिर ब्रिटेन का हुआ था यूनिफिकेशन, फिर जर्मनी का हुआ था यूनिफिकेशन। ये तीनों देखना है, ठीक है। थीम समझ में आ रहा है क्या है, यूनिफिकेशन वाला थीम है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो पूरा इसका यूनिफिकेशन किसका समझ में आएगा, जर्मनी का यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी किस तरीके से यूनिफाइड हुआ, तो इसका जो टाइम लाइन है 1866 से 1871, 1866 से 1871, 5 सालों में ही यूनिफाइड हो गया जर्मनी, 5 सालों में ही यूनिफाइड हो गया जर्मनी। देखो सबसे पहला प्रयास किया था लिबरल्स है ना, यूरोप में मिडिल क्लास लोग सब, लिबरल्स फेलेड टू यूनिफाई जर्मनी। कैसे, लिबरल्स क्या हो गया, फेल हो गया जर्मनी को यूनिफाइड करने में। याद है ना कि कहाँ जर्मनी में जो था नेशनल असेंबली बनाया था मिडिल क्लास का लोग, मिडिल क्लास को ना बोलते लिबरल नेशनलिज्म, तो वो लेके गया था किसके पास, केसर विलियम के पास। तो केसर विलियम बोला के बाद हम तुम थोड़ी छोड़ेंगे, तुम लोग अपना जाओ अलग रहना रहो। उधर प्रसा पहले वो कोई और देश के साथ चल गया अपना शक्ति बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसका बताओ ये फेल हुआ कि नहीं हुआ, लिबरल लोग थे वो फेलेड हुए किसके, यूनिफाई जर्मनी को करने में, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेकिन यहाँ पर क्या किसी ने किसी को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रसा बोला कि हम करके दिखाएंगे। प्रसा क्या बोला, हम करके दिखाएंगे। तो प्रसा जो आया, प्रसा आया, प्रसा में 2 नाम याद रखना है। देखो एक चीज बता रहे हैं, ये सब ढांचा है, क्वेश्चन आंसर बाद में आएगा, लेकिन यही सब यूज होगा, ठीक है। अगर याद इतने चीज रखना है, हम करके दिखाएंगे। प्रसा कौन बोला, हम करके दिखाएंगे। तो प्रसा में 2 आदमी का नाम दिखेगा, एक है विलियम फर्स्ट जो किंग था प्रसा का, अच्छा, और एक था और एक विलियम फर्स्ट का ही जो है ना सेनापति था प्रसा का, जो सीएम को ही बोलते थे उस समय सेनापति, सीएम चीफ मिनिस्टर को क्या बोलते थे, सेनापति। तो ये कमांडो था, कमांडर का हेड था कौन, ऑटोमन बिस्मार्क। हाँ देखो प्रसा बोला कि हम करके दिखाएंगे, प्रसा का राजा कौन था, विलियम फर्स्ट बोला कि हम करके दिखाएंगे। तो बोला कि देख भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है सेनापति, तो जो ऑटोमन बिस्मार्क है उसको बोला, जो सीएम था प्रसा का ही इसी का आदमी था,
तो बोला कि तुमको ये काम करके दिखाना है। लिबरल्स तो फेल हो गए, तो क्या तुम ये काम करके दिखा पाओगे? तो बोला कि हम करके दिखाएंगे। तो ये 7 साल तक 3 वॉर किया, 7 साल तक 7 साल तक 3 वॉर किया। 7 साल तक ये 3 वॉर किया, ठीक है ना। 7 साल तक क्या किया? 3 वॉर कर दिया, 3 वॉर कर भी दिया। हाँ 3 वॉर, 3 देशों के खिलाफ लड़ा। ऑस्ट्रिया के खिलाफ, डेनमार्क के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ। इन तीनों के खिलाफ लड़ा कौन? प्रसा, यानी कि यही ऑटोमन बिस्मार्क। अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना ब्यूरोक्रेसी के दम पे, मतलब नौकरशाही के दम पे, मतलब कि प्रशासन के दम पे, आर्मी के दम पे, इन तीनों देश को 7 साल में ओवर द 7 years he fought 3 wars विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, इन सबके साथ लड़ा और ये कौन हो गया? जीत गया। इस तरीके से क्या हो गया? जर्मनी यूनिफाइड हो गया। फाइनली 1871 में जब जर्मनी यूनिफाइड हो गया तो विलियम जो फर्स्ट था, राजा विलियम फर्स्ट था, वो प्रोक्लेम द जर्मन एम्पायर एट वर्साइल। वर्साइल नाम की एक जगह है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल नहीं पढ़ते हो? तो वर्साइल नाम की एक जगह है, वहीं पे इसको जर्मनी का क्या बना दिया गया? एम्पायर का राजा टाइप का घोषित कर दिया गया, मतलब हेड टाइप का घोषित कर दिया गया। ये सब जगह का हेड है। हाँ, जर्मनी का हेड ये है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या सवाल आएगा? पहला सवाल है, बताइए कि सबसे पहले जर्मनी को यूनिफाइड करने में कौन प्रयास किया था? लिबरल्स। लेकिन वो फेल हो गए थे क्योंकि राजा एक्सेप्ट नहीं किया था उसका कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात है कि जर्मनी को यूनिफाइड करने में सबसे ज्यादा रोल किसका है? प्रसा का। किसका है? प्रसा का। प्रसा में भी कुछ 2 आदमी का रोल है। तब विलियम फर्स्ट का जो वहाँ का राजा है, और एक कमांडर है जो सीएम है प्रसा का, ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क किस तरीके से किया था? 3 देशों को हराया 7 साल के बीच में। किसको? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। लेकिन अब फ्रांस, लेकिन अब फंस जाएंगे तो याद नहीं हमको। प्राप्त है वो 4 देश है वो। यहाँ पे क्या है? जी फार मतलब जी फार मतलब जो ऑटोमन है ना, एकदम फाड़ दिया उन लोग को। जी मतलब है जर्मनी, मतलब जर्मनी की तरफ से कौन लड़ रहा था? ऑटोमन बिस्मार्क लड़ रहा था। एफ से क्या? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, इन तीनों को क्या किया? हराया। कुछ भी ट्रिक बनाना पड़ता है, ठीक है। बट तुमको लग रहा है सब याद होगा, ऐसा ऐसे नहीं याद होगा, ठीक है। कब बनाए, कब उसको विलियम केसर को राजा बना दिया था? 1871 में। तो ये हो गया उसका यूनिफाइड। अब हम लोग इतना दूर में समझने की कोशिश करेंगे किसको? यूनिफिकेशन ऑफ इटली का यूनिफाई कैसे हुआ था? तो किसका यूनिफिकेशन 2 ही साल में हो गया था, 1859 से लेकर 1861 के बीच में। उसका कब हुआ था? 1866 से लेकर 1871 के बीच में। अब इसको भी पहले प्रयास कौन किया? गुसेपी मेज़नी, इटालियन रिवॉल्यूशनरी था, वो सीक्रेट सोसाइटी बना के सुधार वो रिवॉल्यूशनरी कर रहा था, लेकिन वो फेल हो गया यूनिफिकेशन करने में, ठीक है। वो नहीं कर पाया, बेचारा मर भी गया। चलिए, वो चला गया। उसके बाद फिर कोई न किसी को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तो एक सर्दिया पिडमोंट नाम का जगह है। कौन नाम का जगह है? सर्दिया पिडमोंट। जैसे कि जर्मनी की यूनिफिकेशन में प्रसा रोल निभा रहा था, ऐसे यहाँ पे कौन रोल निभाएगा? सर्दिया पिडमोंट के आदमी लोग। सर्दिया पिडमोंट के एक राजा था किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड। जिस तरीके से जर्मनी में कौन था? विलियम फर्स्ट था। तो यहाँ पे कौन है? किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड। तब अब इसके तो चलो, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर क्या था, हम लोग कहाँ पे थे? तो कौन जिम्मेदारी लिया इस बार? सर्दिया पिडमोंट का राजा कौन था? किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ये 2 आदमी की सहायता लिया, 2 आदमी का। वो एक आदमी अपना चीफ मिनिस्टर के लिया था, किसका? ऑटोमन बिस्मार्क का। कौन लिया था? केसर विलियम फर्स्ट। नहीं, फेडरिक विलियम स्वीकार नहीं किया था। केसर विलियम फर्स्ट, जितना बोल रहे हो पहले बोलो। केसर विलियम फर्स्ट। तो उसके बाद 2 आदमी की सहायता लिया। एक लिया अपना चीफ मिनिस्टर का कैबोर, एक लिया गुसेपी गैरीबाल्डी, ठीक है। गुसेपी गैरीबाल्डी, ठीक है ना। गुसेपी गैरीबाल्डी, ठीक है ना। 1859 में क्या किया? जो गुसेपी गैरीबाल्डी, 1859 में जो सीएम कैबोर है ना, वो ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ऑस्ट्रिया कितना उछल रहा है आज तक, ऑस्ट्रिया को हम लोग सुनते नहीं है, पहले ऑस्ट्रिया बहुत उछलता था। ऊपर कौन था फिर? ऊपर भी वही था, ऑस्ट्रिया। ये ऊपर जो है ऑस्ट्रिया था। अतः पहले वो देश कोई थोड़ी था ना, वो एक के बाद में बहुत जगह कब्जा करके रखा हुआ था, ठीक है। और 1861 में क्या है? गुसेपी गैरीबाल्डी। वो ये गुसेपी गैरीबाल्डी जो ना स्पेनिश रूलर को हराया साउथ इटली में, ठीक है ना। स्पेनिश देखो, इटली क्या था ना, इसमें हम डिटेल में नहीं बताएं। इटली पहले 7 पार्ट में डिवाइड था।
तो ऊपर वाले में है ना जो सीएम कैबोर है ना 1859 में लड़के किसको हराया, ऑस्ट्रिया को। नीचे वाला पार्ट में जो गुसेपी गैरिबाल्डी है ना स्पेनिश रूलर को हराया साउथ इटली में। अब बच्चा बीच वाला बताइए कैसे, तो बीच में रहता था पोप का राज, बीच में रहता था पोप तो डर गया, इसका पोप बच गया, अपने डर गया कि चलो ऊपर हरा दिया नीचे हरा दिया, हमारे पास आर्मी भी नहीं है, तो भाग गया। इसी तरह क्या हो गया, इटली क्या हो गया, यूनिफाई हो गया। इसलिए इसको 2 साल लगा। हाँ, इसलिए इसको 2 ही साल लगा। अब बताओ इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था, क्या बोलोगी कि सबसे पहले जो गुसेपी मैज़नी है वो, एक सेकंड पूरा मिटाते हैं, सबसे पहले जो है गुसेपी मैज़नी है वो यूनिफिकेशन करने का शुरुआत किया। उसके बाद सर्डिया पिडमोंट का जो राजा, लेकिन फेल हो गया। सर्डिया पिडमोंट का राजा जो किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड था, 2 आदमी का सहायता लिया। एक पहला आदमी लिया सीएम कैबोर का सहायता, जिसको ऑस्ट्रिया को हरा दिया। कब हरा है, 1859 में। कौन हरा है, सीएम कैबोर। 1861 में जो गुसेपी गैरिबाल्डी किस पे हमला कर दिया, स्पेनिश रूलर को हरा के साउथ इटली पे कब्जा कर दी। पूरा इटली 7 भाग में था, ऊपर वाले को कौन हरा है, सीएम कैबोर 1859 में ऑस्ट्रिया को कब्जा। नीचे वाले को कौन किया, गुसेपी गैरिबाल्डी 1861 में। अब बीच वाला पोप अपने भाग गया। अब इस तरीके, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर है किसका, अभी हम लोग देख लिए हैं जर्मनी का, इटली का देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो है ना ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हो रहा है। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन जो है ना, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन को बोलते हैं, कभी कभी हम लोग ये भी बोलते हैं स्टैंड केस ऑफ यूनिफिकेशन। स्टैंड केस ऑफ यूनिफिकेशन इस कारण बोलते हैं, जैसे देखोगे कि तुम्हारा जर्मनी था, इटली था, इसमें मारधार खूब मचा है। हाँ। लेकिन ब्रिटेन में सब मार धर नहीं बचा है, डरा धमका के बस कर दिया गया, देवे किनारे बस ऐसे, ठीक है। तो आराम से हो गया था ये, ठीक है। देखो कैसे हुआ था, आराम से इसको समझने की कोशिश करो। पहले ना इंग्लैंड, जैसे इंग्लैंड है ना, ये इंग्लैंड का बहुत सारा पार्ट था, पार्ट ऑफ इंग्लैंड। ऊपर वाला पार्ट किसके पास था, स्कॉटलैंड। इसका मतलब इंग्लैंड में बहुत पार्ट में बटा हुआ था, सॉरी इंग्लैंड बहुत पार्ट में बटा हुआ था। ऊपर वाला पार्ट क्या है, स्कॉटलैंड। इधर वाला पार्ट क्या है, आयरलैंड। फिर बीच नीचे वाला पार्ट कौन है, इंग्लैंड। ये था स्कॉटलैंड, आयरलैंड। ये वाला जो पार्ट था स्कॉटलैंड, ऊपर वाला। नीचे वाला जो पार्ट था वो था इंग्लैंड, और साइड वाला जो पार्ट था वो था आयरलैंड, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे हराएगा सबको। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि 1668, अच्छा इसका टाइमलाइन क्या है, 1668 से 1801, बहुत ज़्यादा समय लग गया। जबकि ऊपर किसको कितना लग रहा था, 1868 से लेके 1871 तक, 1861, और एक कल लगा था 1868 से लेके 1866 से लेके 1871। इसको 2 ही साल लगा था, इसको 2 ही साल लगेगा, ठीक है। 1688 से 1801 2 ही साल लगेगा, बहुत सारा साल लग रहा है, 150 साल लग रहा है इसको। तो इसमें हुआ क्या चीज, तब जैसा कि बता ही दिए हैं, अभी बताए हैं ना कि इंग्लैंड का जो बहुत सारा पार्ट में डिवाइड था पहले। बहुत सारा ग्रुप, इथेनिक्स एक शब्द मिलेगा, एनसीईआरटी मिलेगा इथेनिक्स, अभी क्वेश्चन सरकारी वहाँ पे आएगा। बहुत तरीके का अलग अलग धर्म जाति सबका लोग था, डिस दैट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1668 में ना जो इंग्लिश पार्लियामेंट था ब्रिटेन का, वो सीज किया किसका, मोनार्की का पार्ट। जो नीचे वाला से स्टार्ट होगा कैसे, इसी को ना इंग्लैंड बनाना है पूरा। तो इंग्लैंड जो है ना अपने पार्लियामेंट का जो इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है ना, राजा के पावर से सीज किया। हर जगह हर एक जगह और सही आता है क्रांति, पहले लोगों के द्वारा चुनाव आदमी बनाएगा, नेता बनाएगा। फ्रांस में भी इसी तरह हुआ था। उसका क्या करेगा, राजा से पावर छीन लेगा, मोनार्की से पावर छीन लिया। सीज मतलब क्या होता है, छीन लेना। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड स्टेप में जो एक्ट ऑफ यूनियन लाया 1707, एक्ट ऑफ यूनियन 1707। एक्ट ऑफ यूनियन कब आया, 1707। ये कौन लाया, इंग्लैंड लाया। किसके लिए, स्कॉटलैंड के लिए। बोला स्कॉटलैंड जो ऊपर वाला इसके लिए लाया, बोला कि देख भाई तू आ जा हमारे साथ, तो इसे भी भिखमंगा देश है, ठीक है, तो तू आ जा हमारे पास। तो एक्ट ऑफ यूनियन जो 1707 में आया, ठीक है ना, 1707 में साथ लेने के लिए 1707 में आया। इसके तहत क्या हुआ कि इंग्लैंड ऊपर वाला पार्ट और इंग्लैंड नीचे है और स्कॉटलैंड ऊपर, इस दोनों आपस में मिलकर क्या किया, ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण कर दिया। मिलकर क्या किया, ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण कर दिया। अब बच गया आयरलैंड। तो आयरलैंड बोला कि तू तो और लड़ुआ है, इसको फोर्स जबरदस्ती का इसका पार्ट छीन लिया गया। आयरलैंड को जबरदस्ती नहीं, फोर्सेबली मिलाया गया 1801 में। तो इस तरीके से हो गया किसका, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन। कैसे कैसे 1668 में जो इंग्लिश पार्लियामेंट सीज किया पावर, पहले देखो फिर जो समझो ब्रिटेन के यूनिफिकेशन जो है ना, डेट याद हुआ 1688 से 1801। तो पहले क्या हो गया कि जो इंग्लैंड जो है 4 पार्ट में डिवाइड था, पार्ट ऑफ इंग्लैंड।
ऊपर था स्कॉटलैंड, इधर था आयरलैंड, इधर था इंग्लैंड, ठीक है। तब इंग्लैंड क्या हुआ, फिगर के माध्यम से समझो। इंग्लैंड क्या हुआ, इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है वहाँ के जो 1668 में वहाँ के जो मोनार्की से पावर क्या किया, सीज किया। फिर सब इंग्लैंड थोड़ा पावरफुल बन गया, अब अपना डिसीजन ले सकता है ना वहाँ का जनता। तो ये एक अब स्कॉटलैंड के सामने एक प्रस्ताव रखा, प्रपोजल रखा, उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन 1707। तो मिल जाओ हमारे साथ, ये मिल गया। अब ये दोनों मिल के क्या बना दिया, ग्रेट ब्रिटेन। इसी को बोलते हैं आज ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना। अब तो आयरलैंड फिर बाद में आज़ाद भी होगा। तो ये ग्रेट ब्रिटेन हुआ, ठीक है। अब उसके ग्रेट ब्रिटेन हुआ, अब उसके बाद बच गया कौन, आयरलैंड। तो आयरलैंड के साथ क्या किया, 1806 में जबरदस्ती मिला लिया। कब मिला लिया था बता, 1801 में मिला लिया था। 1801 में। ये कब चीज किया, 1668 में। ये कब लाया, 1707। ये पूरा यूनिफिकेशन में समय कितना लगा, 1688 से लेके लास्ट में कब गया था, 1801। ये हो गया, ये कितना भाई समझ में आया। तो ये हो गया, समझ में आया, ये हो गया तुम्हारा तीनों का यूनिफिकेशन। एक बार हम जल्दी 2 मिनट में समराइज कर दे सबका। चलो देखो समराइज कर दे रहे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, समराइज कर दे रहे। एक कहाँ चले गए, ये देखो पहला हम किसका देखे हैं, जर्मनी का यूनिफिकेशन। समय क्या है तो बोलेंगे 1866 से लेके 1871। पहला कौन प्रयास किया था, लिबरल्स प्रयास किया, लेकिन लिबरल्स क्या हो गया, फेल हो गया। क्योंकि इसका जो फ्रेडरिक विलियम फिफ्थ था, वो फ्रेडरिक विलियम फिफ्थ वाला जो राजा था वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो फेल हो गया था, लिबरल्स फेल हो गया। उसके बाद कौन प्रयास किया, उसके बाद बोला हम तो जिम्मेदारी लेंगे प्रसा में कौन जिम्मेदारी लेता था, प्रसा का राजा कौन था, पहले देखते रहो। प्रसा का राजा कौन था, केसर विलियम फर्स्ट। ये जिम्मेदारी लिया कि हम यूनाइट करेंगे। तो बोला अपने सीएम को बुलाया, जो उसका कमांडर था, चीफ मिनिस्टर है उसको कमांडर भी बोलते हैं, कौन था, ऑटोमन बिस्मार्क बोला कि हाँ हम कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, आप हमको कुछ समय दिए। तो 7 साल में 3 देश को आया, जी कारफार, तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, सबको हराया। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, जर्मनी यूनिफाइड हो गया। फाइनली जो 1871 में है, केसर विलियम फर्स्ट को क्या बना दिया गया, इंपेरियर ऑफ द जर्मनी बना दिया गया, ठीक है, या चांसलर ऑफ जर्मनी। फिर अब हम लोग आते हैं इटली का यूनिफिकेशन। क्या करते हैं, इटली का यूनिफिकेशन। इटली का यूनिफिकेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैजिनी प्रयास किया था, सीक्रेट सोसाइटी बना के, लेकिन बेचारा मर गया रास्ते में। मैजिनी फिर उसका को सर्दिया पिडमोंट जिम्मेदारी लेता है, सर्दिया पिडमोंट का राजा कौन था, विक्टर इमैनुअल सेकेंड। अभी 2 आदमी का सहायता लेगा, 2 आदमी का सहायता कैसे लेगा, सीएम एक तो अपना ही अथी कर लेगा सीएम का कैवियोर, एक लेगा गुसेपी गैरीबाल्डी का सीएम कैवियोर, जो 1859 में है ना ऑस्ट्रिया को हरा देगा। 1861 में कौन, गुसेपी गैरीबाल्डी किसको हरा देगा, बताइए किसको हरा देगा, साउथ इटली को। इटली ऊपर वाले को हराता है सीएम कैवियोर, नीचे वाले साउथ इटली को हराता है गुसेपी गैरीबाल्डी। अब लास्ट में बच गया कौन, ये ब्रिटेन का यूनिफिकेशन। ये कब हुआ था, 1668 से लेके 1801। 1661 में क्या हुआ था, वहाँ का जो पार्लियामेंट है ब्रिटेन का, वो सीज कर लिया पावर मोनार्की से। फिर उसके बीच में एक समय आता है 1707 में क्या करता है कि एक्ट ऑफ यूनियन पास करता है, थ्रू विच द स्कॉटलैंड एंड ब्रिटेन कंबाइन टू मेक अ ग्रेट ब्रिटेन मिलकर बना लेता है। फिर 1801 में क्या होगा, फोर्सिबली आयरलैंड को मिलाया जाता है, ठीक है। हो गया, ये हो गया। एक बच्चा को बहुत ही कंफ्यूजन है केसर विलियम वाले बात पे, तो देखो ये था लिबरल्स 1848 में, प्लीज एक्सेप्ट कर लो ना मेरा कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे फ्रेडरिक विलियम 5 था, वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो समझो एक खराब राजा है, कैसा राजा है, खराब राजा। नहीं तो इटली का यूनिफिकेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता। तो क्या है, खराब राजा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद तो फिर जर्मनी कैसे यूनिफाइड हुआ, तो ऑटोमन बिस्मार्क के सहायता से, और किसके सहायता से, विलियम फर्स्ट। तो यहीं पे ना कंफ्यूजन है, सुनो तो सवाल कैसे पूछेगा, जो 1848 में है, 1848 में जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था, उसकी जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था उसके द्वारा जो लिबरल है अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेके गया था, तो कौन एक्सेप्ट नहीं किया था, तो बोलना फ्रेडरिक विलियम 4। लेकिन जो इटली का चांसलर, जर्मनी का चांसलर कौन बना 1871 में, तो बोलना विलियम फर्स्ट। समझ में आ गया कंफ्यूजन। अब उसके बाद क्या है कि हम लोग अभी फेमस पर्सनालिटी भी देख लिए, टर्मिनोलॉजी भी समझ गए, पूरा यूनिफिकेशन भी समझ गए। अब है ना 5-6 वो रिवॉल्ट है,
5-6 वो रिवॉल्ट है। अब हम लोग कुछ रिवॉल्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है। हाँ। अब क्या है, अब बताइए अब क्या है, अब क्या है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वॉर सब जो हो रहा है बहुत सारा, जैसे कि जुलाई रिवॉल्यूशन क्या है, सेसल्स वॉर क्या है, छोटा छोटा, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या चीज़ था, फिर से बेल्जियम रिवॉल्यूशन क्या चीज़ था, और यही सब हम लोग पढ़ने वाले हैं अचर पचर, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आते हैं सेसल्स रिवॉल्ट। क्या आता है, सलीसा रिवॉल्ट या सेसल्स या सलीसा रिवॉल्ट। ये कब हुआ था, 1845 में हुआ था। कब हुआ था, 1845 में। इसका कारण किसके किसके बीच में हुआ था, वीवर और कॉन्ट्रैक्टर्स। वीवर और कॉन्ट्रैक्टर्स, वीवर्स कौन थे, जो बुनाई करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स कौन था, जो उनको दिया जाता था। तो ये तो पहले ही से 1813 के समय से ही पूरा यूरोप में क्या चल रहा था, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब चीज़ चल रहा था। एक तो पैसा इसको ज़्यादा देना चाहिए, जिस समय फेस कर रहा है सब इकोनॉमिक हार्डशिप, कौन, वीवर्स। लेकिन उसी समय जो कॉन्ट्रैक्टर क्या कर देता है, प्राइस इंक्रीज कर देता है गुड्स का, तो इसी का रिवॉल्ट होता है। इन सारा बात को कौन डिस्क्राइब करके बताया हुआ, सिलीसिया नहीं, विलियम वॉल्फ, विलियम वॉल्फ, डब्ल्यू करके जिसका नाम है। अच्छा, डब्ल्यू नहीं, बाउंस हो गया रे, नहीं पता है। फ्रेडरिक विलियम वॉल्फ, सही नाम तो बोले, विलियम वॉल्फ सलीसा रिवॉल्ट को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे हो गया सलीसा रिवॉल्ट। क्या कब हुआ था, 1845 में। किसके किसके बीच में हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर्स और वीवर्स के बीच में। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कर देता था, प्राइस इंक्रीज कर दिया था। वीवर का डिमांड क्या था कि रिड्यूस कर दिया था। वीवर का काम कैसे था, इंक्रीज द प्राइस, बिकॉज वी आर फेसिंग इकोनॉमिक हार्डशिप। क्या कंडीशन, कुछ भी हार्डशिप क्या हुआ फिर, हार्डशिप मतलब कि बहुत बेकार, हाँ झेलना, बहुत बेकार कंडीशन है, बहुत हार्ड तरीके से पैसा मिल रहा, बहुत कष्ट से पैसा मिल रहा। फिर है जुलाई रिवॉल्यूशन। जुलाई रिवॉल्यूशन क्या हुआ है, जुलाई रिवॉल्यूशन देखो तुम्हारे चैप्टर में है, कब से कब तक है, रुक जाओ, एक चैप्टर में एक टॉपिक है जिसका नाम है एज ऑफ रिवॉल्यूशन। 1830 से लेकर 1848 तक एज ऑफ रिवॉल्यूशन। इस एज ऑफ रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं, तो देखो 1830 से 1848 तक 3-4 वो वॉर होगा। अच्छा, इसमें क्या क्या होगा, जो 1830 में सबसे पहले हो जाएगा जुलाई रिवॉल्यूशन फ्रांस में। सुनो ना, जुलाई रिवॉल्यूशन फ्रांस में। फिर जो तुम्हारा है उसी को देखा देखी हो जाएगा तुमको बेल्जियम में भी रिवॉल्यूशन। फिर उसके बाद जो तुम्हारा होगा, उसके बाद तुम्हारा होगा ग्रीक रिवॉल्यूशन 1821 में, ठीक है ना। 1821 से स्टार्ट होगा, कब, 1832 में वो ठीक होगा, 32 में ठीक होगा। फिर उसके बाद तुम्हारा जो 1848 में फाइनली हो जाएगा, कौन, 1845 में क्या हो जाएगा, सेल्सिया रिवॉल्ट, ठीक है। इतना सारा है, तो इसी को बोलते हैं एज ऑफ रिवॉल्यूशन। एज ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब कि बहुत सारा रिवॉल्यूशन एक साथ हो रहा है। बोल क्या चीज बोलना चाहिए, रुको। तो जुलाई रिवॉल्यूशन क्या चीज होता है, तो 1838 हुआ था, ठीक है। उसमें एक लाइन बोल के निकल गए थे। वो आदमी के ऊपर थीम चल रहा था। अच्छा, वो आदमी के ऊपर थीम चल रहा था कि लुइस फिलिप का नाम कहाँ पर आता है, वो पढ़ाए थे। अच्छा, अब वॉर के ऊपर चल रहा है, ठीक है। हमारे पढ़ाने का तरीका सही है, सबसे अलग। अब ये वॉर के ऊपर चल रहा है कि जुलाई रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1830 में। कब, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट अपीवल ऑफ फ्रांस इन 1830। मतलब फ्रांस में 1830 में हुआ था। नेपोलियन मर गया, सब बहुत पहले ट्रीटी उट्री हो गया, ये सब हो गया। अब 1830 में कहाँ हो रहा है, फ्रांस में अपीवल मतलब कि एक तरीके से राइज होना इसका, ठीक है ना, नहीं वॉर का, ठीक है ना। जो ट्रीटी ऑफ वर्साई के, ट्रीटी ऑफ वियना के तरह जो बॉर्बन डायनेस्टी तुमको बैठा दिया गया था फ्रांस में, है नेपोलियन के मरने के बाद। लेकिन जो अब कंजर्वेटिव्स तो ये सब काम कर ही रहे थे। आज चुपके चुपके जो तुम्हारा लिबरलिज्म नेशनलिज्म वाला लोग सब है, या लोकल आदमी सब जो है, मिडिल क्लास आदमी सब है, लिबरल नेशनलिज्म वाला लोग सब, रिवॉल्यूशनरी लोग चुपके चुपके काम कर रहा था ना। तो बताओ ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ था, 1815 में हुआ था। 1815। उसके 15 साल बाद 15 साल तक ये लोग क्या किया, चुपके चुपके काम किया, रिवॉल्यूशनरी वाला आदमी सब 15 साल, हाँ 15 साल काम किया, रुका। और उसके बाद जैसा कि बात की हुआ था कि बॉर्बन डायनेस्टी आ गया था ना, इसको उखाड़ फेंक दिया, कौन, लिबरल नेशनलिज्म, इसी को बोलते हैं जुलाई रिवॉल्यूशन। फिर से राजतंत्र को क्या किया, उखाड़ फेंक दिया। अब उसके बाद क्या किया, लिबरल नेशनलिज्म एस्टैब्लिश ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेड बाय द लुइस फिलिप्स। अब क्या किया कि अच्छा उस मोनार्की को फेंक दिया, लेकिन पूरी तरीके से तभी लोग मजबूत नहीं था, तो कौन सा लाया, लुइस फिलिप को लाया।
कौन सा लाया? लुइस फिलिप को लाया। कौन सा मोनार्की? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फाइनली ये 1848 में इसको भी भगा देगा, क्योंकि ये अब ला देगा हाई सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन। और Constitution। फ्रांस क्या बन जाएगा? रिपब्लिक। रिपब्लिक फ्रांस क्या बन जाएगा? रिपब्लिक फ्रांस क्या बन जाएगा? रिपब्लिक। देखो ये चीज़ समझाना चाह रहे थे। अभी क्या चला था? जुलाई रिवॉल्यूशन। 1848 में जो है कंडीशन बहुत ख़राब हो गया था फ्रांस का। हाँ, पूरा यूरोप का ही ख़राब हो गया था, जिसके कारण लोग सड़कों पे आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे? सड़कों पे आ रहे थे तब इसको क्या बोला गया? लुइस फिलिप को। कि ये फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के द्वारा इसको बैठा दिया गया था। हाँ लेकिन क्या किया गया? फोर्स टू फ्ली। फोर्स टू फ्ली कब? 1848 में। भागो तुम अब। भागो अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी नहीं चाहिए, अब सिर्फ हमको क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution तो इसी चाहिए। कारण जो फ्रांस है क्या बन गया? रिपब्लिक। रिपब्लिक कब बन गया फ्रांस? 1848 में 1848 में। और इसी समय फ्रांस में क्या हुआ? वोटिंग राइट मिला लोगों को। क्या मिला? वोटिंग राइट में ऑल सभी को मिल गया, जो कि 21 से ऊपर है। अच्छा कहानी को जोड़ने का स्टार्ट करे। फिर ये गारंटी राइट टू वर्क, काम करने का भी तुमको क्या मिल गया? Right अब मिल हर गया। राइट मिल गया। अब हर कोई को काम मिलेगा, अच्छा हर कोई बेरोजगार नहीं बैठेगा। पर यहाँ तो ऑल एडल्ट ऑल एडल्ट, हाँ जो भी मेल है। मेल है अभी, हाँ अभी फीमेल को नहीं मिला है। अच्छा ऑल एडल्ट मेल मतलब सुनो, कहानी को जोड़ो तरफ पीछे आते हैं हम लोग। अभी हम लोग कहाँ पर थे? कौन? नेपोलियन तो राइट की बात, वोटिंग राइट की बात पहली बात किया ही किया नहीं। ही नहीं। उसके बाद जो आया था लिबरल नेशनलिज्म, ये मिडिल क्लास लोग, ये लोग बोला था कि हम राइट देंगे, लेकिन इसके में एक चीज खामी था कि सबको राइट नहीं दिया था, सिर्फ मैन Man को दिया वुमेन था, को तो दिया ही नहीं। women उसका बात छोड़ दो, मैन में भी किसको राइट दिया था? जो कि अमीर है। पास अमीर है। लेकिन यही लिबरलिज्म आज देखो फिर अपना सोच चेंज किया, देखा कि ऐसे नहीं चलेगा, लुइस फिलिप को भगाया, और ये अब सब जो भी 21 साल से ऊपर है क्या मिला? राइट मिला। राइट मिला। ठीक है, समझ में आ जाएगा। हाँ तो 1848 में क्या क्या देखो, ये दोनों कैसे कंडीशन है समझ में आया क्या ना? कि जुलाई क्या हुआ था? जुलाई 1830 में क्या हुआ था बताओ? 1830 में 1830 में हुआ था जुलाई रिवॉल्यूशन। हाँ जुलाई रिवॉल्यूशन। इसमें क्या किया कि बोर्बन डायनेस्टी को उखाड़ फेंक दिया। उखाड़ फेंक दिया। बोर्बन डायनेस्टी को उखाड़ फेंक दिया। फिर क्या हुआ था बताओ? फिर जो लुइस है को- लुइस फिलिप है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड बना दिया। हेड बना दिया। लेकिन 1848 में क्या हुआ? बहुत सारा कंडीशन खराब हो गया। खराब हुआ, तो फिर इसको जिसके फोर्सेड कारण टू फ्ली, इसको कहा इसको भागो यहाँ से। भागने के लिए फिर 1848 में क्या हो गया? फ्रांस क्या हो गया? रिपब्लिक रिपब्लिक हो गया। तो फ्रांस क्या हो गया? रिपब्लिक कब हुआ? 1848 में। क्यों? सबको वोटिंग राइट मिल गया, जो भी 21 साल 21 से अबव है, से जो ऊपर सिर्फ मेल मेल को। को। और गारंटेड राइट टू वर्क। राइट टू वर्क भी मिला। यहाँ से सवाल क्या पूछेगा अगर कि 1848 में कैसे फ्रांस रिपब्लिक बना? तो बोल देंगे फोर्स टू फ्ली लुइस फिलिप विच वाज द हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फ्रांस बिकम ए रिपब्लिक। अब उसके बाद वोटिंग राइट मिला और सिर्फ मेल को मिला जो एबव 21 है। 21 एबव 21 18 साल 21 साल से अबव 21। सबको राइट टू वर्क मिला। Right ठीक to है, work। ये हो गया। चल। तो हम लोग कहाँ थे? यहाँ पे थे। तो समझ गए ना जुलाई रिवॉल्यूशन? हाँ ठीक है ना, कहाँ हुआ था? फ्रांस में। फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? 1848 में हुआ था। 1830 में हुआ था। 30 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? लिबरल नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के क्या किया? बोर्बन डायनेस्टी को बोर्बन उखाड़ के डायनेस्टी फेंक दिया। उखाड़। और काम क्या किया? फिर Constitution कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की monarchy सेट किया, set जिसमें किया। लुइस फिलिप को। राजा बनाया और उसके ठीक है। बाद 1848 में उसके बाद 1848 में हम लोग देखते हैं कि फोर्सेड टू फ्ली किया। फ्रांस क्या बन गया? रिपब्लिक बन गया। बन गया और वोटिंग राइट दिया। चलो हो गया, फ्रांस से निकल जाए। बेल्जियम रिवॉल्यूशन। इसी जो होता है ना वॉर, यही जो वॉर होता है बेल्जियम रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, यही जो वॉर होता है जुलाई रिवॉल्यूशन 1830 में। जब वॉर हुआ फर्स्ट अपहीवल ऑफ फ्रांस इन 1830 जब हुआ जुलाई रिवॉल्यूशन, तो इसी बात पे वो कहता है ड्यूक मेटर्नी की जब फ्रांस छिकता है तो सारे यूरोप में क्या होता है? सर्दी लग जाता है। तो इसका मतलब फ्रांस में गड़बड़ी होगा तो सारे जगह गड़बड़ी होना शुरू होगा। तो देखो इसी को फ्रांस कहीं देखा देखी कहाँ पर होगा? बेल्जियम में रिवॉल्यूशन होगा। इस लाइन का कहने का मतलब यही है। तो बेल्जियम में रिवॉल्यूशन होगा। तो जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्केड मतलब आग में चिंगारी देने वाला काम किया। एंड अपराइजिंग इन ब्राजील रिवॉल्यूशन स्पार्केड अपराइजिंग द ब्राजील मूवमेंट। वो क्या किया? यहाँ पे देखो, जो ऐसे याद कर दो, ये जो है ना बेल्जियम था नीचे में। बेल्जियम था नीचे। इसको आज़ादी चाहिए था किससे? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। हाँ, पहले पूरा इसके ऊपर कब्जा था। अच्छा। नीदरलैंड का, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का। लेकिन नीदरलैंड को उखाड़ फेंक दिया, बोला तोड़ दिया अपने आप का रिश्ता। बोला कि तू ऊपर में रह, फिगर बना के भी दिखा देना एग्जाम में, नंबर मिल जाएगा, और हम नीचे रहेंगे, अपना अलग है। तो यहाँ पे यही लिखे, क्या लिखोगे? जुलाई रिवॉल्यूशन बेल्जियम रिवॉल्यूशन के प्रति कि जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क किया
अब स्प्रिंग ब्रूजेल कि वो फिर मूवमेंट हो और अब बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड अपने आप को दूर कर लिया। लिया। ठीक है, फिगर भी दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद क्या है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या होता है। देखो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताए थे कि ग्रीक, पहले समझो, पीछे भूल जाओ अभी, ठीक है ना। पीछे सिर्फ हम टर्मिनोलॉजी बताए थे कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है किससे संबंधित है, तो इससे। अभी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस समझो क्या है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो पहले ऑटोमन साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, इसमें से ग्रीक क्या हो रहा था, अपना आज़ादी चाहता था। ये सारा कौन था, मुस्लिम लोग था, मुस्लिम लोग था। इससे क्या करता था, ग्रीक आज़ादी लेना चाहता था, ठीक है ना। तो ग्रीक हैड बीन ए पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। ग्रीक पार्ट था किसका, 15th सेंचुरी का, 15th सेंचुरी एम्पायर का था। ग्रीक क्या चाहता था, ग्रीक वांटेड टू एस्टैब्लिश ग्रीक एम्पायर। बहुत शॉर्ट में लिखे, इतना बड़ा बड़ा आंसर है ना। तो इसके कारण क्या करेगा, सो ग्रीक स्टार्टेड ए स्ट्रगल फ्रॉम 1821। तो इसी कारण ग्रीक अपना स्ट्रगल क्या किया, 1821 से शुरू किया। अब इसको स्ट्रगल जब शुरू किया तो इसको दो आदमी का सपोर्ट भी मिला, दो जगह से। जो पोएट्स है, आर्टिसेंट्स है, बताए थे ना इंग्लैंड का पोएट कौन था, अभी नहीं बताओगे ना तो लॉर्ड बायरन जो मर गए, डिस्पाइट ऑफ इंग्लिश पोएट सपोर्ट द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। समझ गए, वैसा वैसा लोग, बहुत लोग सपोर्ट किया अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ, ऑटोमन एम्पायर। उसके बाद फिर से बहुत सारा देश भी इसको सपोर्ट किया, मैनी वेस्टर्न कंट्री ऑल्सो सपोर्टेड। सब जगह से सपोर्ट मिल रहा है। तब ग्रीक, अब सबसे सपोर्ट मिला, तब उसके क्या होगा, फाइनली जो 1832 में है कि ग्रीक को रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज इंडिपेंडेंट नेशन। अब तुम ग्रीक क्या है, ऑटोमन एम्पायर के अंदर नहीं, अब तुम अलग हो। क्या आते, कुछ नाम होगा ना, थ्रू ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। हाँ, जब भी किसी वॉर को समाप्त करना तो एक ट्रीटी होगा, नहीं तो ये नहीं ट्रीटी होगा था तो फिर तक ग्रीक को फिर कब्जा कर लेगा। लेकिन अब कहा दिया गया कि देखो ट्रीटी साइन लिख के दे रहे हैं, आप क्या हो, ग्रीक के ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकते, ठीक है ना। ग्रीक अब न तुम्हारी माले न मेरी माले, अपना क्या रिपब्लिक है, नेशन है एक। तब यहाँ पे देखो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या बोल रहे हैं, 1821 से लेकर 1832 के बीच होता है। पहला ग्रीक पार्ट था किसका, ऑटोमन एम्पायर का। ग्रीक क्या चाहता था कि इस्टेब्लिश करे ग्रीक एम्पायर। अब फिर से ग्रीस स्टार्ट किया अपना स्ट्रगल 1821 से। इसको दो लोगों का सपोर्ट मिला, पोएट्स, आर्टिस्ट्स, लॉर्ड बायरन का भी नाम मेंशन कर सकते हो, डिस्पाइट ऑफ इंग्लिश पोएट, हर कंट्रीब्यूशन इन द ग्रीक वॉर इंडिपेंडेंस इज अनएक्सपेक्टेबल। कुछ तो नहीं लिख सकते, सीबीएसई का बच्चा है तुम। फिर से मैनी वेस्टर्न कंट्री ऑल्सो सपोर्टेड, ठीक है ना। अब फाइनली उसके बाद क्या हुआ कि 1832 में जो ग्रीक को रिकॉग्नाइज किया गया एक नेशन ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन, किसके द्वारा, थ्रू ए कॉन्स्टेंटिनोपल। समझ में आया। पीछे जो हम बता रहे थे ना, एक लाइन में ही सारा बात बता दिए थे, ये डिटेल बताया तुमको, ठीक है। तो ये हुआ, ये हो गया ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, याद हुआ। ठीक है, चलो अब हमारा थीम क्या है, चौथा थीम है लास्ट। ये दोनों भी थीम है हमारा। एक है एलोगिरिस शब्द मिलेगा, एलोगिरिस शब्द क्या है, जैसे कि कल्पना करना, अपना आर्टिस्ट लोग है, जैसे कि हम लोग भारत माता का कल्पना करते हैं ना, जबकि रियल में ऐसा है नहीं ना। उसे किस लिए चित्र क्यों बनाया जाता है भारत माता का, ऐसा कि हमको अपने देश के प्रति क्या हो, प्यार हो, नेशनलिज्म जागे। तो ऐसा ही जर्मनी के लिए बनाया गया था जर्मेनिया आंटी, फ्रांस के लिए बनाया गया था मैरिना आंटी। जर्मनिया कहाँ की थी, जर्मनी की थी। मैरिना कहाँ की थी, फ्रांस की थी, फ्रांस की आंटी थी, ठीक है। अब ये लोग का फिगर समझ में आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। ये एनसीईआरटी वाला फिगर डिलीट कर दिया, ये वाला फिगर अभी भी है, ठीक है। तो ये जो फिगर बनाया था ना, ये फिगर ये लोग का जो टोपी पहनी हुई है, ये डांटा रखी हुई है, झंडा 3 कलर का है, ये अलग अलग बात को शो कर रहा था। ये कहाँ की आंटी पता था, मैरिना फ्रांस की कि रूस की, फ्रांस की, FM फ्रांस की आंटी है मरीना, ठीक है। तो इन सब का बात अलग अलग शो करता है। मीनिंग ऑफ द सिंबल देखो, पूछेगा, एनसीईआरटी में चार्ट दिया है। अच्छा, ब्रोकन चेन, जो टूटा हुआ चेन पहनी हुई जो है, क्या शो करता है, बीइंग फ्रीड, फ्रीड का नाम हमको समझ में नहीं, आप याद नहीं है, अभी गूगल पे सर्च मार के देखना फ्रीड का क्या होता है मतलब। फिर है ब्रेस्टेलेपल विथ ईगल, ये सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। ये चीज किसको शो कर रहा है कि जर्मन एम्पायर मजबूती मिल रहा है, ऊपरी देख लो। फिर से क्रॉन ऑफ ओक लिप्स, ये क्या क्रॉन ऑफ ओक लिप्स क्या कर, हीरोइज्म, मतलब कि हीरोइज्म शो कर रहा है।
ठीक है ना। जो क्रॉन पे नहीं है इसी से करके टोपी, वो क्या शो कर रहा है? राजा टाइप का। कि जर्मन क्या है, किसी के भिखमंगे पे नहीं है, राजा टाइप का है, हीरो है। शॉर्ट मतलब तलवार क्या शो कर रहा है? रेडी टू फाइट, जर्मनी लड़ने के लिए क्या है? रेडी है। रेडी है। ओलाइव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, ओलाइव ब्रांच है जो स्वॉर्ड के आसपास जो है वो क्या शो कर रहा है? विलिंगनेस टू मेक पीस, शांति। ब्लैक एंड रेड, तीन वो कलर का झंडा है पीछे पकड़ी हुई जर्मनी एंटी, वो क्या शो कर रहा है? फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन 1848 बैनेड बाय द ड्यूक ड्यूक ड्यूज ड्यूक जर्मन, ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट। सिर्फ इनका क्या होता है? फ्लैग जो शो कर रहा है लिबरल नेशनलिज्म का जो झंडा वो बैंड हुआ था 1848 में। जो रे ऑफ द राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ न्यू ईरा, पीछे से सूर्य उगता हुआ क्या दिखाई पड़ रहा है? कि नई शुरुआत। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। बताओ बिना देखे। ब्रोकन चैन क्या शो कर रहा है? बीइंग फ्री। फिर से ब्रेस्टेड टेपल विथ ईगल क्या कर रहा है? सिंबल ऑफ जर्मन स्ट्रेंथ। क्राउड ऑफ ओक्लिप्स क्या कर रहा है? हीरोइज्म। शॉर्ड क्या? रेडी टू फाइट। ओलाइव ब्रांचेस अराउंड द शॉर्ड क्या कर रहा है? विलिंग्स टू मेक पीस। पीस, मेक पीस, मेक पीस। ये तीनों झंडे का कलर क्या कर रहा है? फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म जो बैंड हुआ था 1848 में। राइज ऑफ सन, यहाँ सबसे ज्यादा हार्ड क्या लग रहा है? दो भी याद कर सकते हो अगर। ये हीरोइज्म शॉर्ट, क्राउन ऑफ ओक्लिप्स पीस, स्ट्रेंथ, ओलाइव ब्रांचेस अराउंड द शॉर्ट पीस। ठीक है, एक बार देख के अपने से नहीं करोगे तो बाउंस हो जाएगा। अब ये लास्ट वाला है, ये अभी क्वेश्चन से बाकी है। अभी रुको, पहले थीम है, अभी थीम ही चल रहा है। अब ये थीम क्या है? अभी डेट वाला थीम है। इतना सारा जो कहानी पर है, डेट भी तो याद रखना जरूरी है। यहाँ पे देता है एनसीईआरटी में कि कौन घटना पहले हो, कौन घटना पहले हो, कौन बाद में, वैसे सजाने वाला। तो कैसे पता चलेगा? जो भी घटना रहा उसके सामने क्या करेंगे? डेट लिख लेंगे और उसके बाद देखेंगे कौन डेट पहले आ रहा है, कौन डेट बाद में आ रहा है। डेट याद रहेगा तब ना। डायरेक्ट डेट भी पूछ सकता है, बहुत बार पूछता है सीबीएसई बच्चा को। डेट का इंपॉर्टेंस नहीं है, डेट डायरेक्टली नहीं पूछेगा, इनडायरेक्टली पूछता है कि हाँ। चलिए यहाँ देखो, बहुत सारा डेट है इसमें, याद करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, ये ज़्यादा ही नहीं है। हाँ तो बहुत चैप्टर बहुत हार्ड। यहाँ पे देखो 8071 पहला डेट है। इस पर यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट है 1789। चलो यहाँ देखो, पहले देखो यहाँ पे जो डेट दिखा रहा है उसको देखो। 1789 इस समय क्या होता? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। जिस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, अब फ्रेंच लोग क्या किया था, वहाँ का जो मोनार्की सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया था। 1797 लगभग ऑलमोस्ट 10 साल बाद नेपोलियन का एंट्री होता है। वो इन्वेट्स करता है किसको? इटली में जाके युद्ध करता है। नेपोलियन वार करता है, बहुत सारा वार करता है। 1797 के जस्ट लगभग 10 साल बाद, 10 साल से 1 साल 2 साल कम। 1804 में क्या आता है? नेपोलियन कोड। 1804 में क्या लाता है? नेपोलियन 4 कोड लाता है। क्या बोल लाता है? कोड 4 कोड लाता है। 1804 में 4 कोड, ऐसे याद करो। 1815 में क्या होता है? बैटल ऑफ वाटरलू। जैसे नेपोलियन प्रायः देशों से क्या करता है? हार जाता है। ट्रीटी ऑफ वियना भी उसी समय हो जाता है। तो कैसे याद रखेंगे? प्रायः 15। अब उसके बाद ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब होता है? 1821 में। कैसे याद करेंगे? ग्रीक 21, ग्रीस 21, ग्रीक 21। इतना दिमाग। ग्रीक 21, ठीक है ना। उसी का मोटा मोटी 10 साल बाद मान जाओ, 10 साल बाद क्या होगा? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। नहीं ना आ रहा बोलने। हाँ। तो किसी के सामने नहीं आएगा बोलने तो तुम अपना दांत चार दोगे, नहीं चार दोगे? 32 ही चार दोगे। 1832 में क्या होता है? कॉन्स्टेंटिनोपल। कितना अच्छा। चलिए यहाँ देखो, बच्चा को छोड़ और भी चलते रहता है। और यहाँ पे देखो फिर क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल याद हो गया। फिर 1830 में गुस्पी मैजिनी। 1830 में क्या किया? मैजिनी जो क्या किया? सीक्रेट सोसाइटी बनाया था। 2 सीक्रेट सोसाइटी। यंग इटली मार्सली में और यंग यूरोप बेर्निया में। यंग यूरोप बेर्निया में। तो गुस्पी मैजिनी अपना सीक्रेट सोसाइटी कब बनाया था? 30 में। 1830 में। 30 में बनाया था। क्या कि हम जाके क्या करेंगे? इटली का काम फिक्स करेंगे। लेकिन नहीं हो पाया। 30 में क्या किया था? इटली का काम फिक्स गुस्पी मैजिनी, लेकिन कर पाया सीक्रेटली? नहीं, अपने फिक्स हो गया बेचारा रास्ते में। ठीक है। फिर जुलाई रिवॉल्यूशन भी कब होता है? 1830 जुलाई रिवॉल्यूशन कब होता है? 1830। कहाँ पे? फ्रांस में। इसके थ्रू क्या हुआ था? इस्टेब्लिश किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लुइस फिलिप को उसका हेड बना गया था। कब हुआ था? 1830 में हुआ था। 1830 में। ठीक है। अब उसके बाद 1830 में ब्राजील रिवॉल्यूशन हुआ, उसके तुरंत देखा देखी ये भी हुआ था ना भाई। ठीक है ना, ये भी हुआ था कि नहीं हुआ था? जो कि बेल्जियम में था। 1830 में ही इकोनॉमिक हार्डशिप आया था। 1830 में बहुत सारा चीज हो रहा है। इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप,
मतलब बेरोजगारी बहुत बढ़ेगा, महंगाई बहुत बढ़ेगा, काम 30% हो जाएगा, ठीक है ना। 1848 पेरिस रेवोल्यूशन। 1848 पेरिस रिवॉल्यूशन हो गया। 1858 पेरिस रिवॉल्यूशन मतलब उसी को बोलते हैं भाई। 1848 में जब क्या हो गया था, पेरिस में रिवॉल्यूशन। फोर्सेड टू पेरिस रिवॉल्यूशन मतलब कि मेनी पीपल कम ऑन द स्ट्रीट ड्यू टू इकोनॉमिक हार्डशिप एंड द यूएस फिलिप फोर्सेड टू फ्ली इन 1848 एंड द जर्मनी बिकम एंड द फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक इन 1848 एंड गिव एंड उसके पॉइंट में लिख दो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज मतलब वोटिंग राइट गिवन टू ऑल एडल्ट हु आर अबव द 21 ईयर ओल्ड एंड राइट टू वर्क ऑफ एवरीवन, ठीक है। कब हुआ था? 1848 में हुआ था। 48 में 1848 में पेरिस रिवॉल्यूशन मतलब वही सब बात रिपब्लिक। अब कैसे याद करेंगे? 48 मतलब अड़ गया, 48 मतलब लिबरल सब अड़ गया, लिबरल सब अड़ गया, भाग गया से अब हमको मोनार्की रहने, मोनार्की नहीं लेंगे हम, अड़ गया। 48 में अड़ गया, कौन अड़ गया? लिबरल्स अड़ गया, लिबरल्स अड़ गया। अब बोला कि भाग गया से, ठीक है। अब हम तो क्या बनाएंगे? रिपब्लिक बनाएंगे, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है? 48 में ही पेंटिंग बनाया था, लिबरल्स रिवॉल्ट वही है। 48 में ही पेंटिंग बनाया था कौन? फ्रेडरिक सीरो। 4 पेंटिंग बनाया था जो चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है। और क्या विजुअलाइजिंग कर रहा है? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो 48 में कब कब बनाया था पेंटिंग? 1848 में। 48 में कब बनाया था? 48 में बनाया। इंग्लिश से कभी याद नहीं होगा, 48 हिंदी से याद करो, ठीक। 48 में हुआ था, ठीक है। डेट इसी हिंदी में याद करा था। 48 में हुआ था। कैसे? तो ये पेंटिंग बना के कहानी है कि पेंटिंग 4 बना रहा था तो लोग समझा कि पागल है, कर इससे थोड़ी होगा थी, अड़ गया अपना बात पे, बोला ऐसा ही होगा, इसका बात सच में हो गया था। 48 में ये भी अड़ गया था, ठीक है। 1848 में भी अड़ गया था। 1859 में क्या होता है? कैबोर जो है डिफीट करता है उसको, ऑस्ट्रिया को द हेल्प ऑफ गियुसेप्पे गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी क्या करता है? नीचे वाले को हराता है, साउथ इटली को कब्जा करता है, ठीक है। स्पेनिश रूलर को साउथ इटली में। गियुसेप्पे गैरिबाल्डी कैबोर ऑस्ट्रिया को डिफीट करता है 1859 में। आई हुआ था 1861 में, ठीक है। 1861 में क्या होता है? इटली का यूनिफिकेशन हुआ। विक्टर इमैनुअल प्रोक्लेम द किंग। देखो जर्मनी वाला से नहीं समझे, ये सब इटली वाला ना आदमी है ये। 1861 में फाइनली हो गया था। 2 ही साल में नहीं बताए थे। 1859 में तुम तबाह हुआ मचा दिया। इटली का यूनिफिकेशन कब हुआ था? 1861 में। कब हुआ? 1861 में हुआ था। स्टार्ट कब हुआ था? 1859 में हुआ था। तब उसके अंदर कौन बना रहा? हेड कौन बना दिया फिर से? विक्टर इमैनुअल सेकेंड। जर्मनी का कौन था? केसर विलियम फर्स्ट। जर्मनी का केसर विलियम फर्स्ट। इसका कौन है? विक्टर इमैनुअल। जो शुरुआत करेगा वही ना बाद में राजा में मुंह देखेगा कि हम शुरुआत के लिए रहा, बाद में किसी और को बना के दो। विक्टर इमैनुअल सेकेंड प्रोक्लेम एज किंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1845 क्या हुआ? सेल्सियन रिवॉल्ट कब हुआ था? 1845। कैसे याद रखेंगे? तो एक ही वैसा डेट है जिसके लास्ट में क्या आएगा? 5। कोई डेट पढ़ो किसकी लास्ट में 5 आ रहा है? नहीं। ध्यान से देखो 5 है, 5 है तो 5 को एस समझो। तो एस से क्या हुआ? सेल्सियन रिवॉल्ट। 25 बार देखोगे वीडियो अपने याद हो जाएगा। उसके बाद 1834 में क्या बन गया था? जोल्वेरियन। ये कौन था? कस्टम यूनियन था। कहाँ का? जर्मनी का। क्या काम किया? रिड्यूस किया टैक्स को। और काम क्या किया? 30 करेंसी से 2 करेंसी किया। इसे बुक करेंसी से 2 करेंसी किया। कब किया? 1834 में किया। कब किया? 1834 में। कब किया? 1834। कब किया? 1834। कैसे याद रखेंगे? 1834 में किया। कैसे याद रखेंगे? 34 में किया। 34 था, 2 कर दिया। 34 से 2 कर दिया, मतलब करेंसी वैसा टाइप। ऐसे तुम नहीं भी याद आ रहा था, इसमें याद रखो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ था? 1832। बोलने नहीं रहा था, चढ़ उसी के 2 साल बाद हुआ था। ऐसे याद कर सकते हो। फिर से यहाँ पे देखो 1830 से 1848 क्या हुआ? एकदम 18 साल चला था एज ऑफ रिवॉल्यूशन। 18 साल चला था एज ऑफ रिवॉल्यूशन। 30 में क्या हुआ था? काम फिक्स, इकोनॉमिक हार्डशिप, किसी का काम फिक्स नहीं था 30 में, सब बेरोजगार हो गया। 1830 में और क्या हो गया था? जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में। 30 में और क्या हुआ था? जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ था जिसपे। और देखो यहाँ पे 88 में क्या होता है? इंग्लिश पार्लियामेंट सीज कर लिया था पावर, किससे? मोनार्की में। एक्ट ऑफ यूनियन कब है? 1707 में। 1707 में साथाओ कौन? स्कॉटलैंड।
स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को बुलाया था ना, तब ने ग्रेट ब्रिटेन हाँ, बनाया था। स्कॉटलैंड। 1707 में साथ आओ। साथ आओ। कौन आओ? स्कॉटलैंड आओ। फ्रांस कब रिपब्लिक बनाई, बता दोगे तो मान जाएंगे। फ्रांस 1648 में। फ्रांस 1648 में। 48 में नहीं, और क्या हम रिपब्लिक बनेंगे, अब लुईस फिलिप को भगा के रहेंगे। हाँ, और क्या था? 1848। तो हम क्या बोल रहे हैं? 1648 है। सॉरी 1848 में। वही हम सोचे। 1848 में और गया था, ठीक है। हाँ। फ्रांस रिपब्लिक बना था, लेकिन फ्रांस कब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना? 1848 में। वह नहीं जुलाई नहीं, रिवॉल्यूशन 1830 में बना था। समझ गए 1830 ना? में बना था। पूरा डेट हम करा दिए। अब जो भी हम ट्रिक बनाए हैं, तेज फिक्स और गया तर गया, इस सब पे क्या बत्तीसी दिखा दी, इस पे क्या करना है यार, देखना अपने आप को टेस्ट देना कि हो रहा है कि नहीं। राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप की सिर्फ यही वाली डेट याद करनी है। नंबर 1, 1789 में हुआ था फ्रांस का रेवोल्यूशन और उसके कुछ सालों बाद नेपोलियन गद्दी पे बैठ गया था और 1804 में बनाया था उसने सिविल कोड, जिसे नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। अब उसके दुश्मन थे बहुत सारे, इसीलिए 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में उसे हरा दिया गया और सेम ईयर 1815 में ट्रीटी ऑफ वेना साइन की गई, जिससे कंजर्वेटिव देश चाह रहे थे कि यूरोप में कंजर्वेटिज्म वापस आए, लेकिन रेवोल्यूशनरीज कुछ कम थोड़ी थे। उन्होंने कंजर्वेटिव लोगों को अपोज करना शुरू किया और वहीं से शुरू हुआ एज ऑफ रेवोल्यूशन। इसमें सबसे आगे था आपका फ्रांस। जुलाई रेवोल्यूशन हुआ 1830 में, फिर हुआ ब्रसेल्स की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक्चुअली ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन 1832 में जाके जब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई, तब ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट माना गया। अब इसके बाद तो यूरोप में लड़ाइयां ही लड़ाइयां हुई। 1845 में सिलेसियन रिवोल्ट हो गया और 1848 तो ऐसा साल है जो आपको पता ही होना चाहिए। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हुई। 1848 में ही लिबरल का रेवोल्यूशन हुआ जर्मनी में, 1848 में ही पेरिस रिवोल्ट हुआ हंगर और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, और उसी साल फ्रेडरिक सोरियो की वो इंपॉर्टेंट सी पेंटिंग बनी थी जो चैप्टर की स्टार्टिंग में। नाउ यूनिफिकेशन की बात करते हैं। इटली यूनिफाई होकर तैयार हो गया 1861 में। 10 साल बाद 1871 में जर्मनी भी यूनिफाई हो गया, लेकिन ब्रिटेन का केस बहुत स्ट्रेंज था। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने कब्जे में किया 1707 के एक्ट ऑफ यूनियन के साथ और बाद में आयरलैंड को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब बाल्कन का कॉन्फ्लिक्ट वैसे तो बहुत साल पुराना है, लेकिन 1871 के बाद कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और इसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हो गई। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि मुझे कमेंट्स में बताना है कि ज़ोल्वरीन कब बना था। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट बता टाइम। जोलबरीन कब बना था? 1834 में। भरोसा दिलाया कैसे याद नहीं, कराएं? जीता जाता है। 32 से 32। कॉन्स्टेंटिनोपल होता है, हाँ, और उसके कारण फिर 2 साल उसके बाद बाद जोबेरियन होता है। हो गया चैप्टर खत्म। चैप्टर का तक क्वेश्चन आंसर अभी थोड़ी ना हुआ, जहाँ पूरा